जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। प्रशांत टंडन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, ये चेचे स्पेशली लेके आया था इस चेचे को, क्योंकि ये सुनिए और इससे जरा बांग्लादेश तक चलें। कैसे देखते हैं आप प्रशांत जी? राजीव जी, बांग्लादेश और भारत के विपक्ष में अंतर है। बांग्लादेश का जो विपक्ष है वो पाकिस्तान से प्रभावित विपक्ष है और वो वहाँ पे शरिया लॉ पाकिस्तान के जैसा लाना चाहता है। यही संघर्ष था। शेख हसीना की गलती ये हुई है कि वो 30% का जो आरक्षण उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से या उनके लिए जो लोगों ने 71 की लड़ाई में साथ दिया था वो बहुत ज़्यादा था और कई जनरेशन बीत गई। उसको उनको ठीक करना चाहिए था और उन्होंने दूसरा कि युवा नेतृत्व नहीं बनाया अपनी पार्टी में, जिसका खामियाजा वो भुगत रही है। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ है राजीव जी, उसका असर भारत में ही पड़ेगा और दो तरीके से पड़ेगा। एक तो युवाओं का गुस्सा किस तरीके से सरकार विरोधी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हो सकता है, वो यहाँ तक वो आएगा क्योंकि पड़ोस का मामला है। और दूसरा, अब वहाँ पे जो ताकतें सत्ता में आ सकती हैं, अभी तो वहाँ बहुत ही सिचुएशन खराब है और कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा सत्ता में। लेकिन जो भी पार्टियां, लोग, ग्रुप, विचारधारा सत्ता में वहाँ आएंगी इनको हटाने के बाद, वो बहुत ही सांप्रदायिक और पाकिस्तान जैसी शक्तियां वहाँ पे आ सकती हैं, रूढ़िवादी शक्तियां हैं जी। और उनको हवा विदेशी ताकतें भी दे रही हैं। भारत की जहां तक बात है राजीव जी, भारत में भी इस तरीके की जो जिसको कहें कि अलोकतांत्रिक तरीके हैं, उस तरीके से भारत में भी चुनाव हो रहे हैं। जो ये अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष चेचे कर रहा है, तो विपक्ष जो है वो चेचे जो कर रहा है वो लोकतांत्रिक जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनकी कमजोरी की वजह से अमित शाह ये बोल रहे हैं। अगर ये इलेक्शन जो है उन्होंने करवा दिया होता निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने, तो आज ये स्थिति नहीं होती जी। तो जो ताकत है अमित शाह की, वो ताकत है लोकतांत्रिक जो संगठन है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन पे सरकार का कब्जा है पूरी तरीके से। और जब तक वो प्रभावित होगा तब तक ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, तो ये चेचे शब्द आता रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही हम ही लोगों ने चर्चा की यहाँ पे कि जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, और वो एडीआर की या दूसरी सिविल सोसाइटी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट भी कह रही है कि किस तरीके से चुनाव हुए हैं और किस तरीके से भारत में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं वो चुनाव निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते। बहुत गड़बड़ियां हैं उसमें। प्रेस की आज़ादी को लेकर तमाम सवाल हैं। अब जो एक मीडिया जो पनप गया है हमारे देश में, उसका गला घोटने की भी तैयारी चल रही है। एक बिल आ रहा है, हम आप जानते हैं, उसमें भी चर्चा कभी करेंगे हम लोग गहराई से। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से अमित शाह ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन धरातल पे कुछ और है मामला। धरातल पे राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, बंगाल में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, या दक्षिण के राज्यों में, तो बीजेपी के लिए भविष्य बीजेपी का बहुत उज्जवल नहीं है इस देश में। और उनको सबक सीखना चाहिए बांग्लादेश से कि अगर आप छात्रों को, किसानों को पेपर लीक के जरिए एमएसपी के कानून ना लाकर, महिलाओं को के लिए महंगाई बढ़ाकर तमाम तरीके से प्रताड़ित करोगे लोगों को, तो लोगों का गुस्सा जब फूटता है
तो फिर पुलिस, मिलिट्री, चुनाव आयोग कुछ काम नहीं आता। ये हमने अपने देश में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह को थोड़ा सा लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। विपक्ष चेचे नहीं कर रहा है, और कोई जब गुस्सा फूटता है तो ओम बिरला भी नहीं बचा पाएंगे आपको। ओम बिरला पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद कर सकते हैं, जनता का माइक नहीं बंद कर सकते हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनता जब बोलेगी उसका माइक नहीं बंद कर पाएंगे ओम बिरला जी। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओम बिरला जी भी माइक कहां बंद करेंगे? वो बंद करेंगे तो सदन के अंदर, सदन के बाहर जो जनता है वहां वो माइक बंद नहीं कर सकते हैं। और अपने हिसाब से काम कर रही है। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं उसी राह पे चलते हुए दिखाई देती है भारत की सरकार। क्या कुछ यहां नजर आ रहा है, क्या कुछ नजर आने वाला है? प्रशांत टंडन जी, 2 लाइन राजीव जी जरा बांग्लादेश के बारे में। जी बिल्कुल। बहुत अलग अलग तरीके की समीक्षाएं, एनालिसिस आ रही हैं, और बहुत से सोशल मीडिया से प्रभावित हैं लोग। तो थोड़ा उनको ये बता दिया जाए कि ये जो जन आक्रोश है वहाँ पे, उसका सहारा लेकर जो सत्ता में आ सकते हैं लोग, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था 71 में। ये वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश का अलग होने का विरोध किया था पाकिस्तान से, जब इंदिरा गांधी ने उसको अलग करवाया था। और जमात इस्लामी वहाँ की जो बांग्लादेश की है उसको बैन किया हुआ था। और ये सब घटनाएं जो जा रही हैं कि जो लोग सत्ता में आ सकते हैं, जिनकी चर्चा अभी सुनील जी भी कर रहे थे, वो जो बीएनपी है या खालिदा जिया की पार्टी और जातीय पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जो धर्म को राजनीति से मिलाने वाली पार्टियां हैं, पाकिस्तान परस्त पार्टियां हैं। अगर ये वहां पे सत्ता में आती हैं तो पाकिस्तान का एक पैर बांग्लादेश में होगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेगा। तो इस पे जो एनालिसिस आ रही, थोड़ा संभल के, क्योंकि जन आक्रोश अपनी जगह है। शेख हसीना ने सही नीतियां नहीं अपनाई, वो अपनी जगह है। लेकिन इस जन आक्रोश का सहारा लेकर जो शक्तियां आ सकती हैं, वो ना बांग्लादेश के लिए अच्छी हैं, ना भारत के लिए अच्छी हैं। अभी जैसे हेमंत जी ने बताया कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी गिराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिख रही हैं कि वो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के सेल्फी ली जा रही है, सिगरेट पी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के किचन का खाना खाया जा रहा है। ये केओस है। ये श्रीलंका में भी देखा हमने, और जगह भी होता है। लेकिन उसका सहारा लेके जो लोग आएंगे, उनको कौन लोग मदद कर रहे थे, विदेशी ताकतें कौन सी थी, और उनका भारत के प्रति क्या रुख होगा। बांग्लादेश कमोबेश सेकुलर देश रहा है, एक नाम मात्र का इस्लामिक कंट्री रहा, लेकिन वो उसका बाई प्रैक्टिस वो सेकुलर देश रहा। ये और शेख हसीना जिंदगी भर उन्हीं ताकतों से लड़ती नहीं, उनको फांसी भी दे दी एक आध लोगों को, ऐसे लोगों को। उसी से मामला बढ़ा। अब आते भारत में। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं राजीव जी, हर शहर में प्राइम लोकेशंस में है, और वो भी, उसमें भी A1 A2 का मामला आएगा। वो प्राइम लोकेशंस की लैंड है, और उस पर भी A1 A2 का मामला आएगा। उस पर हम आगे चलेंगे। देखिए, भारत में जैसे मान लीजिए किसान मिल रहे हैं राहुल गांधी से, कुली मिले अभी, और लोको पायलट मिले, तमाम छात्र लगातार मिल रहे हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा वर्ग है जो चैन से बैठा हुआ है। तो राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व है कि वो इस जनता का जो आक्रोश है उसको भरोसे मिले, वरना क्या होगा कि केओस होगा जो बांग्लादेश में दिख रहा है। उसको लीडरशिप दे, और जब सरकार के सामने
टाइम टेबल समेत कार्यक्रम रखे, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो छात्रों की पेपर लीक से संबंधित मामले हो, एग्जाम्स कैसे हो, छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। इन 5, 6, 10 मुद्दों को, जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे लोग बहुत आक्रोशित हैं, उनको टाइम टेबल समेत गवर्नमेंट को डेडलाइन के साथ दें। सरकार तो देखिए वो कोई ओम बिरला और किरण रिजिजू नहीं चलाएंगे, सरकार तो जनता ही चलाएगी और जनता की मर्जी से चलेगी सरकार। तो वो पार्लियामेंट में माइक किसका बंद होता है, कौन बोलता है, उससे मामला नहीं है। तो जनता का जो आक्रोश है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दिशाहीन हो जाए, वो केओटिक हो जाए। इसलिए अपोजिशन को उसको ओन करना चाहिए और अपोजिशन को उसको दिशा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उसको एक दिशा, एक पैकेज जरूर देंगे और सरकार की जवाबदेही तय करें, संसद में भी, संसद के बाहर भी। तो एक निश्चित अवधि का प्रोग्राम तय करें, अगले 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी प्रोग्राम है वो तय करें। और इसी में इलेक्शंस भी होने, तो जनता की राय वहाँ भी देखने को मिलेगी और अपोजिशन पार्टीज को एक नया मैनिफेस्टो जो समयबद्ध हो, वो सरकार के सामने रखना चाहिए डेडलाइन के साथ। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, इस पूरे घटनाक्रम की हम खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, और क्या कुछ दिखता है?